तो न्यूज एट नाइट में खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे अहम खबर, जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होनी है। ये मीटिंग वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर होगी और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये मीटिंग 3 बजे होगी। तो इस मीटिंग को लेकर कुछ सवाल भी हैं कि ये मीटिंग जो है इसका दरअसल एजेंडा क्या होगा और कोर ग्रुप के साथ मीटिंग को लेकर जो ये मीटिंग बुलाई गई इसमें क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। जैसे जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होनी है और ये मीटिंग वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर होगी। जाहिर है इसका मतलब है कि अमित शाह भी इस मीटिंग का एक हिस्सा होंगे, बल्कि यूं कह रहे कि उनकी सदारत में मीटिंग होगी। मीटिंग का जो वक्त है वो 3 बजे का है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे समीर फोन लाइन पर। समीर, ये मीटिंग जो है इसकी क्या तफसीलात मिल पा रही हैं आज के मीटिंग को लेकर? देखिए, मैंने अभी 2 लीडर जो है एमपी जुगल किशोर से बात की और रविंदर रैना से भी मैसेज के जरिए से बात हुई। तो दोनों ने कंफर्म किया कि 3 बजे मीटिंग होने वाली है। अमित शाह के घर में जो कहा जा रहा है उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस पे ये मीटिंग होगी। हालांकि जो लीडर हैं बीजेपी के जो दिल्ली पहुंचेंगे उनमें से कई लोगों को कहा गया कि वो पहले ही बीजेपी हेडक्वार्टर भी पहुंचे, वहां पे भी इनिशियल मीटिंग होगी और उसके बाद अमित शाह के घर में कोर कमेटी की मीटिंग होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर उसमें शामिल होंगे। देखिए, जेपी नड्डा जो प्रेसिडेंट है पार्टी के, नेशनल प्रेसिडेंट, वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। आशीष सूद है को इंचार्ज, वो तरुण चुग जो इंचार्ज है जम्मू कश्मीर बीजेपी, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो दोनों रहे डॉक्टर निर्मल सिंह और डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता, अशोक कोल जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है, रविंदर रैना जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, इसी तरह विबोध गुप्ता जो जनरल सेक्रेटरी है, इसी तरह से बाकी जितने भी लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर के टॉप कोर ग्रुप के, वो उनको मुद्दों किया गया। तो मीटिंग का एजेंडा, मैंने जुगल किशोर शर्मा से बात की, उन्होंने कहा कि हमें बहुत लेट ये इनविटेशन मिला है कल शाम को और वो अभी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जब उनसे पूछा कि क्या कोई बड़ा एजेंडा आपको दिया गया, तो उन्होंने कहा कि एजेंडा तो नहीं दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो मीटिंग है उसमें बहुत सारी चीज, जिस तरह मैंने भी पहले आपको से बात की कि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कशन होगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, बीजेपी चाहती है इस बार लोकसभा की, उनके पास 2 सीटें हैं, वो उसको बढ़ाना चाहती है और तीसरी सीट जो वो उसकी जो नजर है वो है अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे, जो कि नई बनी है डिलिमिटेशन के बाद, जिसमें राजौरी को ऐड किया गया है अनंतनाग सीट पे। तो बीजेपी चाहती है कि ये सीट वो किसी तरह से हासिल कर ले, क्योंकि अगर ये सीट वो जीतती है लोकसभा इलेक्शंस में तो कश्मीर में उसका वर्चस्व बढ़ेगा, क्योंकि इसके साथ जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी अगर वो जीतती है तो उससे कश्मीर में एक गुड विल फील पैदा होगा बीजेपी के लिए, जो कि आगे के लिए जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ जम्मू कश्मीर में, उसमें उसको कश्मीर वैली से कुछ और वोट या सीटें लेने में मदद मिलेगी। तो पार्टी किसी भी हालत में अनंतनाग सीट जीतना चाहती है, क्योंकि उसके साथ अब राजौरी ऐड किया गया और शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस पहाड़ी वाला कम्युनिटी को मिलने वाला है, उससे भी पार्टी को लगता है कि फायदा होगा। तो जो अनंतनाग सीट, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट नजर पड़ी है बीजेपी की, उसी पे नजर ज्यादा है, उसी पे ज्यादा फोकस है। दूसरा तो लेकिन समीर, क्या ये समझा जाए कि ये लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर ही ये मीटिंग है, या फिर क्या कुछ ऐसे भी इशारे हैं, कुछ ऐसे भी संकेत हैं कि असेंबली चुनाव को लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है? असेंबली इलेक्शंस का लग नहीं रहा है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले असेंबली इलेक्शंस होंगे। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो म्युनिसिपल पोल्स हैं जो अभी अगले महीने होने वाले, हो सकता है उनको भी पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि पहले लोकसभा के इलेक्शन और उसके बाद म्युनिसिपल पोल्स, उसके बाद पंचायत पोल और उसके बाद असेंबली पोल्स करवाए, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले कोई यहाँ पे इलेक्शन हो और फॉर एग्जांपल अगर पार्टी को कुछ नुकसान होता है उस इलेक्शन में तो उसका नुकसान, उसका असर पड़ेगा, मनफी असर पड़ेगा ऐसा लोकसभा के इलेक्शंस में। पार्टी अब पूरी तरह से फोकस करना चाहती है लोकसभा इलेक्शंस पे, क्योंकि अब लोकसभा के सिर्फ 6 महीने बचे हैं लोकसभा इलेक्शन के। और जिस तरह मैंने कहा कि पार्टी को लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस है पार्टी
पार्टी ने जो 2019 में की है उसमें और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। 2 सीटें पहले जीती हैं, तीसरी सीट जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अनंतनाग राजौरी सीट पे उनकी नजर है। तो यही एजेंडा यही है, फोकस यही है, तैयारी यही है। बाकी जो है जैसे म्यूनिसिपल पोल्स हैं, पंचायत पोल्स तो नॉन पार्टी बेसिस पे हो रहे हैं, म्यूनिसिपल पोल्स जो है वो पार्टी बेसिस पे हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चर्चा है कि म्यूनिसिपल पोल्स भी पोस्टपोन हो सकते हैं। पार्टी की जो लीडरशिप है अमित शाह फीडबैक लेना चाहते हैं कि आखिर तैयारियां कहां तक है, हमारी जो स्कीम्स है क्या उनको बेनिफिट मिला है लोगों को। दूसरा, जो अभी टोल प्लाजा जैसे इशू यहाँ जम्मू कश्मीर में हुए थे जिसमें पार्टी की लीडरशिप है उसको बैकफुट पर जाना पड़ा था, वो ना हो आगे। किस तरह से पार्टी लोगों तक पहुंचे, किस तरह से पार्टी और मजबूती से आगे बढ़े और किस तरह से कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, तो सारी चीजों पे रिव्यू होगा, सारी चीजों पे मंथन होगा, सारी चीजों पर एक दूसरे से चर्चा होगी और पार्टी जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है वो अपना फीडबैक देगी कि कहाँ पे हम कमजोर हैं, कहाँ पे मजबूत है, कहाँ चीजें जो हैं उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। तो फोकस जो लग रहा है कि वो लोकसभा इलेक्शन ही है, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस पार्टी की लीडरशिप मानती है कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद ही हो सकते हैं, क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 6 महीने का वक्फा रह गया है। तो अभी जो एजेंडा है वो लोकसभा इलेक्शन है और बाकी जितनी भी चुनौतियां हैं जिस तरह मैंने कहा कि किस तरह से पार्टी को जो सेटबैक जैसे टोल प्लाजा इशू पर लगा है या कई चीजें जो डिमोनेटाइजेशन ड्राइव है या प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है जिससे कुछ लोग खुश नहीं है, और जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज ने अपना यहाँ पे इंटेंसिफाई किया है अपनी कैंपेन या अपने एजिटेशनर्स को या अपने प्रोटेस्टर्स को, किस तरह से उसको काउंटर किया जाए, पार्टी किस एजेंडे के साथ आगे बढ़े, कौन सा नैरेटिव यहाँ पे लोगों तक पहुंचाया जाए, तो ये चीजें हैं। और किस तरह से बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत किया जाए, क्योंकि बीजेपी मानती है कि बूथ लेवल अगर बूथ उनका मजबूत होगा तो तभी पार्टी जीत सकती है। तो बूथ लेवल पे किस तरह, और मैं दूसरी बात भी ये कहूँ कि कश्मीर वैली में वहाँ पे कुछ लोगों में नाराजगी थी बीजेपी की लीडर्स में, जिसमें अभी आपको याद ही होगा सोफी यूसुफ है, उनको पार्टी ने शोकाज नोटिस भी दिया था। तो कई चीजें वहाँ पे भी प्रॉब्लम कर रही है, तो उससे किस तरह से ओवरकम किया जाए और किस तरह से पार्टी जहाँ जहाँ पे डिफरेंसेस हैं या शिकायतें हैं पार्टी के लीडरान को, वर्करों को, उन वर्करों की शिकायतों को किस तरह से अजाला किया जाए उनको उसको, तो ये सारी चीजें हैं। और फोकस यही है, मैंने जिस तरह से कहा कि पार्टी को और मजबूत बनाना, पार्टी किस तरह से लोकसभा इलेक्शन में और बेहतरी करे और बेहतर से काम करे, वो सबसे बड़ी, और जो उनकी परफॉर्मेंस है किस तरह से आगे उसको इम्प्रूव किया जाए, तो ये विशाल सबसे बड़ा एजेंडा है, सबसे बड़ा फोकस है और सबसे बड़ी प्रायोरिटी है बीजेपी की। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी जिस तरह मैंने कहा, मैं म्यूनिसिपल पोल्स की और पंचायत पोल्स की तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन जो सोर्सेज कह रहे हैं कि हो सकता है उनको पोस्टपोन किया जाए अगले साल तक, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी का बड़ा एस्पेक्ट रहता है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शंस की तैयारियां हैं तो बहुत सारी वीआईपी मूवमेंट होगी। वीआईपी मूवमेंट के बीच में सिक्योरिटी का कितना यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो सकता है, क्योंकि पूरे इंडिया में इलेक्शंस हैं तो लोकसभा के, तो उस सूरत में यहाँ पे किस तरह से सिक्योरिटी की, और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि जो पार्टी लीडरशिप चाहती है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद ही यहाँ पे जो म्यूनिसिपल पोल्स किए जाए, असेंबली पोल्स किए जाए, ताकि अगर लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो उसका असर पड़ेगा। और दूसरा, जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है सरकार की तरफ से वो एडिकेट होगी, मशीनरी का जो पूरा अवेलेबिलिटी रहेगी, तो वो भी एक फैक्टर है कि पार्टी चाहती है कि जो अभी की जो प्रायोरिटी है वो अब लोकसभा पर ही है। जी विशाल। समीर, क्या कुछ जानकारी मिल पाई कि क्या जो जम्मू कश्मीर से जो लीडर्स हैं जिनको जाना है दिल्ली की इस मीटिंग में, क्या वो निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं? कुछ पता चल पाया कब निकल रहे हैं वो? देखिए, कल शाम को लेट शाम को इनको इंफॉर्मेशन मिली है इस मीटिंग की, और कल शाम को ही कई लोगों ने ट्रेनें पकड़ी हैं और अभी भी कुछ लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं, वो किसी 1-2 घंटे में वहां पहुंचेंगे। कई लोग जो है 12 बजे तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे जो है लेट ही इनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये मीटिंग होने वाली है और अमित शाह के घर में। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अमित शाह की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें कई यूटीज
और कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को मदऊ किया गया है। ये मीटिंग है, उसमें एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी दिलबाग सिंह, चीफ सेक्रेटरी और बाकी टॉप ऑफिशियल्स भी जम्मू कश्मीर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसमें भी सिक्योरिटी सूरत हाल पे रिव्यू होगा, किस तरह से जो आगे के चैलेंजेस हैं उनको, जो जम्मू कश्मीर के तनाजुर से क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस हैं, किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स को आगे बढ़ाया जाए। तो ये मीटिंग कल होने वाली है और उससे पहले ही अमित शाह ने जो यहाँ पे आज मीटिंग बुलाई है बीजेपी पार्टी की, तो जाहिर तौर पर इस चीज से जो फीडबैक मिलेगा, जो इनपुट्स मिलेंगे, उससे कल की जो मीटिंग है वहाँ पे उसमें साझा करने में या उस पर डिस्कस करने में अमित शाह को बहुत मदद मिल सकती है, क्योंकि पार्टी की जो वर्कर है वो पूरे जम्मू कश्मीर में है, उनका एक फीडबैक मिलता है कि किस तरह के हालात हैं। देखिए, सिक्योरिटी के सिनेरियो से अगर हम बात करें तो जम्मू डिवीजन में राजौरी पुंछ में जिस तरह से हालात बने हैं और वहाँ पे आतंकवाद का कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उससे उसको किस तरह से निपटा जाए वो कल की मीटिंग में अमित शाह डिस्कस करने वाले हैं, और किस तरह से डेवलपमेंट वर्क्स को आगे बढ़ाया जाए वो भी होगा। लेकिन अगर फीडबैक यहाँ जम्मू कश्मीर में बीजेपी दे रही है कि अगर म्युनिसिपल पोल्स की अगले साल करवाने के लिए मन बना रही है सरकार, तो उस संदर्भ में कल की जो मीटिंग है उसमें भी एलजी से उस पर चर्चा होगी, किस तरह से क्या करने जा रही है बीजेपी। ये सारी चीजें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आज की जो कोर ग्रुप मीटिंग वो भी इम्पोर्टेंट है, और कल की जो अमित शाह के सदारत में जो नॉर्थ ईस्ट और कई यूटीज के हेड्स की मीटिंग होने वाली वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर एक फोकस रहता है, और आपको पता ही है इसका एक नेशनल चलिए, बहुत शुक्रिया समीर, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। हालांकि जो कोर ग्रुप की बैठक है, उस कोर ग्रुप की बैठक में कोर इश्यूज क्या होंगे इस बारे में कोर जानकारी की थोड़ी फिलहाल अभी कमी, लेकिन जैसे जैसे हमें जानकारी मिलेगी हम आप तक शेयर करते रहेंगे। तो इस वक्त एक अहम खबर यही है कि आज जम्मू कश्मीर बीजेपी की कोर यूनिट की बैठक होनी है अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके आवास पर, और ऐसा समझा जा रहा है कि इस बैठक का मुद्दा कहीं न कहीं जो इस बैठक का एजेंडा है वो लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों को लेकर के हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहां पर ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। फेरों के लिए खड़े हो जाए। जयराम ठाकुर हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुखू सरकार पर लगाया आरोप, कहा विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, बार बार वॉकआउट करने पर मजबूर किया जा रहा है। लोकसभा में पास हुआ नारी वंदन अधिनियम, हिमाचल में महिलाओं ने जताई खुशी, पीएम मोदी का जताया आभार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल को बताया ऐतिहासिक। शिमला में प्रदेश भाजपा 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी, धरना प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पत्रकार वार्ता में कही है ये बात। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, बरसात से भारी नुकसान हुआ है और इन सब को लेकर के बीजेपी अपना आंदोलन करेगी। हमीरपुर में जिला कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान देने के लिए आभार व्यक्त किया। मंडी से बड़ी खबर, 6 मील के पास चलती बाइक पर गिरे पत्थर गिरने से दंपति हुए घायल, दोनों घायलों को जोनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मंडी में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नामांकित स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में आज से 6 दिवसीय दीक्षारंभ छात्र प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। पहले से ही कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम मंडी के आयुक्त एच.एस. राणा ने भी प्रज्वलित करके किया है। चंबा के राख धनाडा लिंक मार्ग पर सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दोनों मृतक गांव थल्ली के रहने वाले हैं, जिनका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।
बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम, कहा उन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। अमरीकी सदर को खुश करने के लिए दी कश्मीरी मेवा काश्तकारों की कुर्बानी। पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए अटल ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने सियाहत को फरोग देने के लिए जिला राजौरी के इलाके बथोनी में एक पार्क तैयार किया था, जिस पर महकमे जंगलात ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। लेकिन इस पार्क के इफ्तिताह से कबल ही इसकी हालत अबतर हो गई है। यहां पानी की सप्लाई तक नहीं है। जिस तरह से ये यहाँ पार्क की अनदेखी की गई है, कहा सामने सुना था कि दुलोड़ा के अंदर एक अच्छा पार्क बना है, लेकिन यहाँ 4-6 बेंच लगे हुए हैं और 1-2 लकड़ी के ब्रिज बने हैं। उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। गेट को ताला लगा हुआ है और एक तरफ से जाला तोड़ के लोगों ने अंदर आने का रास्ता बनाया हुआ है, वहाँ पर आ जा रहे हैं। लेकिन जितना कहा गया था कि इसके लिए पैसे को खर्च किया है, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग किया गया है। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये मेन हाईवे के ऊपर है। आज हमारे लिए राजौरी के अंदर इतना बड़े जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं टूरिस्ट के लिए, कल जब वो टूरिस्ट यहाँ आना शुरू होगा उसके लिए तो रास्ते में वो क्या देखेंगे। मेरी सरकार से अनुरोध है, खास करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कि आप इस पार्क को इतना अनदेखा ना करें। यहाँ आएँ, कम से कम जो पैसा मंजूर हुआ है उसका देखिए सही उपयोग हुआ है या नहीं। यहाँ पर टूरिस्ट आए, घूमें, एंजॉय करें, मगर किसी भी तरह की फैसिलिटीज पार्क में नहीं दी गई है, जिससे यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति निराश है। सरकार के लाखों रुपए लगे हैं मगर जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लोगों की एक बार फिर सरकार से अपील है कि इस पार्क को डेवलप किया जाए। जो फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है उन फैसिलिटीज को दिया जाए, ताकि लोग यहाँ पर आएँ, उन्हें तमाम तरह की फैसिलिटी मिले और किसी भी तरह की परेशानी का सामना उन्हें ना करना पड़े। राजौरी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। और जाफरान की फसल अगरचे पापुर और कुछ इलाकों में ही काश्त की जाती थी, ताहम अब साइंस की नई टेक्नोलॉजी की वजह से कश्मीर के हर इलाके में इंडोर जाफरान उगाया जा सकता है। वहीं बांडीपुरा जिले से ताल्लुक रखने वाले एक प्रोग्रेसिव किसान पीरजादा शमसुद्दीन बांडीपुरा जिले में भी जाफरान उगाना चाहता है। अगर जाफरान रिसर्च सेंटर पापुर ने इंडोर जाफरान के लिए इस किसान को बीज फराहम किए, लेकिन ये किसान पुरुमीद है कि वो बांडीपुरा के खेतों से भी जाफरान की काश्त कर सकेगा, जिसके लिए इन्होंने ज़रई यूनिवर्सिटी से ताउन फराहम करने की अपील की है। क्या ये पापुर इलाका के बगैर भी किसी इलाके में उग सकती है? आज वीसी साहब ने हमें यहाँ पे इंडोर के लिए बीज तकसीम किया, जिसके लिए अलहदा ट्राई और रेक्स इशू किए हैं, ताकि हम इस सीड को कल्टीवेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीसी साहब से बोल के हम इसको ज़मीन में भी उगाने का शौक़ है, क्योंकि ये कमरों में करना है जो ट्राई पर है, हम ज़मीन में भी करेंगे, ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारी मिट्टी में भी इंशाल्लाह होगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने हाईहामा कुपवाड़ा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि अगर ये लोग इंतखाबी धांधली नहीं करते तो यहाँ 1 लाख लोग कब्रों में नहीं होते। इनका कहना था कि ये सैलानी हैं और इनके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। तस्लील होगी उन लोगों की जो इस वक्त कब्र में है, उनको किसने मारा है, ये क्या बोलते हैं? जो 87 के चोर हैं जिनने गन ठोसा इस कौम पर, और उसके बाद 1 लाख लोग जो हैं वो कब्रों में हैं इस वक्त वायलेंस की वजह से, ये बता रहे हैं सैक्रिफाइस। इनका लाल झंडा खून का झंडा है, जो खून उन्होंने बहाया है, और अल्लाह ताला इनसे हिसाब लेगा, ये याद रखना। देखिए एलजी साहब को पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन से ही पता चलता है कि सच क्या, ओपिनियन पोल से नहीं। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही है शायद उनको सोचना चाहिए इस पर, और मैं अगर उनकी जगह होता तो ये बयान वापस ले लेता, क्योंकि इट्स अगेंस्ट द बेसिक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी।
इवन जब मोदी जी हैं वो भी इलेक्शन से ही आए हैं ना, ओपिनियन पोल से नहीं आए हैं। और वही हमने तो वेलकम किया है, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जो बाकी भी बंद हैं, जो बेचारे बाहर के जो लोग बिल्कुल बंद है, अल्लाह करे। और हमारी ये अपील है सरकार से कि वो उनको भी नहीं, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी, बिकॉज अगर वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आए थे टूरिस्ट साहब, तो यहाँ तो उनने कोई सीट 14 में भी नहीं जीती है। 80% पोलिंग स्टेशनों में वो ट्रेल कर रहे थे, तो उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, शायद डिलिमिटेशन नहीं है। और अगर उनका जो अलग हुआ है, फॉर एग्जांपल हंदवाड़ा की बात मैंने सुना है हो रही थी, वहां जो इलाका अलग हुआ है उसमें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की लीड थी, रोना तो हमें चाहिए, मगर चूंकि हमने 6 की 6 जीती है, हमारे लिए एक ही बात है, इधर जाए उधर जाए, हमने तो लीड लेनी है। और वादी कश्मीर में खुश्क साली की वजह से किसान और फ्रूट ग्रोवर्स परेशान होकर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ी जिला शोपियां में भी ऐसी ही सूरत हाल है, इसलिए यहां के लोग अपने माल मवेशी को पालने के लिए जंगल का रुख करते हैं। लेकिन खुश्क साली की वजह से यहां पर भी घास सूख चुकी है और इसके साथ साथ नदी नालों में पानी की सतह भी कम हो चुकी है। ऐसे में हुकूमत ने एक खुश आइंद कदम उठाया था और कई इलाकों में वाटर पॉन्ड्स बनाए हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और कई पॉन्ड्स में तो पानी मयसर नहीं है, जिसकी वजह से पानी के कहत के चलते अब चौपाए भी मुतासिर हो रहे हैं। गई जनाब मुश्किलात वारिया जंगलन मज आब वाब सह गो खुशक, चारवाइन त्रश कुन वन बनाया डैम वेम आज योर, मगर यम पूर खुशक, आब तहन मौसम तमे आय वुबर वुबर खसान, मगर रूदा पेवान कहें, घास वास आज दुद तमाम वो तुम पन्ने वो तो मुश्किलात वन योर वन अनान, मतलब अमे मूजूब अनान, मतलब वन गर रटन योर दोस बिल्कुल फाके वसान, शाम पेवान त्रश गर दिन, यपर दरियाब अत आब कम, यह खुशक गुमुत, पूरा खुशक गुमुत। वन योकुन जंगलस कुन और चलित त्रश मूजूब, हरदस गई चारवाइस त्रश जरूरी आसन। जहां एक तरफ फ्रूट ग्रोवर्स और किसान खुशक साली से परेशान है, वहीं चारपा भी इस कहत साली से गुजर रहे हैं। अगरचे यहाँ के लोग या मकामी लोग जंगलात की तरफ गर्मियों में रुख करते हैं ताकि जानवर यहाँ पे नीला घास खा पाते और यहाँ पे पानी पीने को भी मयसर रहता था, लेकिन खुशक साली के बाद अब जंगलों में भी पानी की कहत शुरू हो चुकी है और यहाँ पे जो घास है वो सूख चुका है। ऐसे में लोग कई तरह के परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगरचे गवर्नमेंट ने यहाँ पे कई जगहों पे वाटर पॉन्ड बनाए ताकि जो चारपा है जहाँ पे पानी मैसर ना हो वहाँ पे वो पानी पी सकते थे, लेकिन वो भी खाली नजर आ रहे हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। और अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कबीह चेहरा बेनकाब कर चुका है। एक बार फिर कश्मीर का राग अलापने पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। हिंदुस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी पटेल गहलोत ने राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा उसके सामने रखा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान आदि मुजरिम बन गया है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करने के लिए आलमी फोरम का इस्तेमाल कर रहा है। इन्होंने पाकिस्तान की हरकतों को बैनुल-अक़वामी सतह पर बेनकाब कर दिया। Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of JNK and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyyas, whose places of worship have been demolished.
the condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. Instead of engaging in technical sophistry, we call upon Pakistan to take credible and verifiable action against the perpetrators of the Mumbai terror attacks, whose victims await justice even after 15 years. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. I thank you, Mr. President. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKL पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस